हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम इफेक्ट। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि हमारे चैनल पे मैथ और बीएससी से रिलेटेड मैथ और फिजिक्स की सारी वीडियो अपलोड की जाती हैं। तो आइए देखते हैं क्वांटम इफेक्ट। When high frequency radiation are scattered by electron, the frequency of the scattered wave is small than the frequency of incident radiation. This phenomena is called quantum effect. इसका मतलब क्या हुआ? जब हम हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन किसी लो एटॉमिक एटम पे किसी लोअर एटॉमिक एटम पे इंसिडेंट कराते हैं, तो जो इंसिडेंट फोटॉन होता है वो ये इसको जो ये इसमें इलेक्ट्रॉन होता है वो इंसिडेंट फोटॉन को स्कैटर्ड कर देता है। तो स्कैटर्ड जो फोटॉन होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है। जब फ्रीक्वेंसी लो रहेगी तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो हाई हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वाला एक वेव है जो जिसे इंसिडेंट फोटॉन यहाँ पे हम लोग नाम दिए हैं। अगर ये आगे जाए तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद ये क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है। तो ये स्कैटर्ड फोटॉन हो जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी यहाँ पे जब टकरा रहा है तो आधी एनर्जी, मतलब आधी नहीं, कुछ एनर्जी की कुछ मात्रा इसकी इस फोटोन को क्या कर रही है, इसके संवेग में, इसके मोमेंटम में कन्वर्ट हो जा रही है। और बाकी की जो एनर्जी है ये स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी में ख़त्म हो जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्कैटर्ड फोटोन है इसके कंपेरिजन में जो इसकी वेवलेंथ है वो हाई है और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है, मतलब स्मॉल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई इंसिडेंट फोटोन किसी लोअर एटॉमिक एटम से टकराता है तो स्कैटर्ड हो जाता है, जिसके बाद उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्मॉल हो जाती है और वेवलेंथ हाई हो जाता है। और जो इसकी कुछ एनर्जी रहती है वो इस जो इलेक्ट्रॉन रहता है या फिर एटम जो रहता है इसके मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्वांटम इफेक्ट। A.H. Compton in 1923 explained E equal to h mu this effect by considering wave। इसका मतलब क्या हुआ कि जो A.H. Compton थे वो 1923 में एक्सप्लेन किए थे E इक्वल टू एच म्यू, मतलब हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच म्यू होती है। फिगर में आप देख सकते हैं कि जब हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को किसी लोअर एटॉमिक सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कार्बन हुआ, तो इस पे जब हम लोग फाल कराते हैं तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, उसमें से जो अपनी स्थिति को छोड़ के ये बाहर निकल जाते हैं। इसको टकराने के बाद इसकी एनर्जी कुछ, इसको ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इसकी कुछ एनर्जी ले लेते हैं और बाकी का एनर्जी यहाँ से फोटोन के रूप में निकल जाता है। जो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ जाती है। इसके सापेक्ष ये देख सकते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ है ये कम है और इसकी वेवलेंथ क्या है, बढ़ गई है। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो लो हो जाती है। इस हाई फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष जो ये फ्रीक्वेंसी है ये क्या हो जाती है, लो हो जाती है और इसकी एनर्जी कुछ इसमें चली जाती है और कुछ इसमें चली जाती है। अब देखिए इसकी जो एनर्जी इसमें आती है वो मोमेंटम के रूप में चली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी थी वो थी E इज इक्वल टू एच म्यू, और यहाँ से जो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है ये है E इज इक्वल टू एच म्यू डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इंसिडेंट फोटोन था उसके सापेक्ष जो यहाँ पे स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी क्या हुई है, घट चुकी है, जिसकी कुछ एनर्जी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन में चला गया है। इसकी जो मोमेंटम थी, जो इंसिडेंट फोटोन था इसकी जो मोमेंटम थी P इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी, इसमें भी कुछ परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टकराने के बाद इसकी जो मोमेंटम होती है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि इसकी जो मोमेंटम जो था यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एच म्यू डैश अपॉन सी हो जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो होगी E इक्वल टू सी स्क्वायर M इक्वल टू MC स्क्वायर। यहाँ पे जो लोअर एटॉमिक सब्सटेंस था इसकी जो मोमेंटम थी ये पहले थी 0 और यहाँ पे E इक्वल टू इसकी जो एनर्जी थी वो थी m0c स्क्वायर। जब हम यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इस पे फॉल कराते हैं लोअर एटॉमिक सब्सटेंस पे, तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी जगह को छोड़ कर चले जाते हैं,
इसके कुछ एनर्जी उसमें उसके साथ चली जाती है उसके मोमेंटम के रूप में, और कुछ एनर्जी जो होती है, मतलब ये जो फोटोन होता है उसका एनर्जी इसके साथ चला जाता है, तो उसकी जो बाकी एनर्जी रहती है बची हुई, वो इस फोटोन के रूप में इसके वेवलेंथ क्या होता है इसका कम हो जाता है, सॉरी वेवलेंथ इसका बढ़ जाता है और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं E इक्वल टू इसका एनर्जी इतना था और यहाँ पे E एनर्जी इतना हो गया, मोमेंटम यहाँ पे इतना था और यहाँ पे मोमेंटम इतना हो गया। कन्वर्जन से पहले हम लोग कुछ पहले पॉइंट देख लेंगे, जैसे बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिफोर कोलिजन था, मतलब कोलिजन के पहले की जो इसकी फोटोन की एनर्जी थी तो ये थी एच म्यू, और कोलिजन के बाद में जो इसकी एनर्जी हो गई वो हो गई एच म्यू डैश। यहाँ पे जो मोमेंटम था इसका कोलिजन के पहले जो था वो था एच म्यू अपॉन सी, और इसका जो मोमेंटम हो गया कोलिजन के बाद ये हो गया एच म्यू डैश अपॉन सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका रेस्ट मास एनर्जी था ये था E इक्वल टू एम इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी कोलिजन के आफ्टर हो एनर्जी हो गई वो हो गई E इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो था 0, और कोलिजन के बाद जो इसका मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ये हो गया एम भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी है ई नॉट, और इसका जो वेवलेंथ है ये है लेम्डा। जब ये हम इस इलेक्ट्रॉन पे इसको इंसिडेंट करवाते हैं तो यहाँ पे कोलिजन होता है, और कोलिजन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर जब कोलिजन होगा तो इसकी एनर्जी कुछ घटेगी, तो ये हो गई E1, और इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा P1, और यहाँ पे जो लेम्डा था ये भी कोलिजन के बाद बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया लेम्डा डैश। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब यहाँ पे कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको कोई मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी, इसको काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी, तो ये हो गया K जो काइनेटिक एनर्जी है, और इसका मोमेंटम P। यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ ये है थीटा, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ ये है फाई। अब हम देखेंगे लॉ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका टोटल मोमेंटम होगा कोलिजन से पहले, तो इसका मोमेंटम तो 0 होगा, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो 0 होगा, इसका मतलब टोटल मोमेंटम कितना होगा P नॉट होगा। यहाँ पे टोटल मोमेंटम P नॉट होगा, इसका मोमेंटम तो 0 होगा। लेकिन अगर हम कोलिजन के बाद देखें तो ये जो मोमेंटम P नॉट है ये दो भागों में बढ़ जाएगा, एक P1 और दूसरा यहाँ पे P। तो इसका जो x वैल्यू होगा x के सापेक्ष तो वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे एंगल कितना है थीटा है, तो ये हो जाएगा P cos थीटा। और जो इसका अगर हम लोग देखें इसका वैल्यू तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एंगल फाई है तो यहाँ पे हो जाएगा P cos फाई। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हुआ, तो P1 cos थीटा और इसका वैल्यू P cos फाई। तो ये हो गया टोटल मोमेंटम। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग यहाँ पे लिखे हैं P नॉट, ये टोटल मोमेंटम था, तो P नॉट इक्वल टू P1 cos थीटा जो इसके लिए है, इसके लिए ये जो एंगल बना रहा है थीटा, और प्लस P cos फाई जो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगल बना रहा है फाई। तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो P1 cos थीटा है इसको हम इस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस P1 cos थीटा इक्वल टू P cos फाई। तो इसको हम पहला इक्वेशन मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोलिजन के पहले जो मोमेंटम था ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष था, जो एक्स एक्सिस के सापेक्ष था,
और यहाँ पे जो कोलिजन के बाद जो मोमेंटम था ये वाई एक्सिस। अगर हम यहाँ पे वाई एक्सिस के सापेक्ष देखें तो वाई एक्सिस के सापेक्ष इसका टोटल मोमेंटम कितना होगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में है और ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका अगर हम टोटल मोमेंटम निकालें तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हम लोग को इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे वाई एक्सिस के सापेक्ष टोटल कोलिजन देखें, सॉरी टोटल मोमेंटम देखें कोलिजन के पहले, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वाई एक्सिस के सापेक्ष इसका मोमेंटम 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए 0। और यहाँ से अगर हम वाई एक्सिस के सापेक्ष मोमेंटम देखें, वाई एक्सिस के सापेक्ष, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा P1 साइन थीटा। यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस के सापेक्ष मोमेंटम होगा वो हो जाएगा P1 साइन थीटा। यहाँ पे जो हम लोग P1 कॉस थीटा लिखे हैं ये तो एक्स एक्सिस के सापेक्ष था, और यहाँ पे जो P कॉस फाई लिखे हैं ये भी एक्स एक्सिस के सापेक्ष था। अब अगर हम लोग वाई एक्सिस के सापेक्ष देखें तो इसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो कितना होगा, P1 साइन थीटा। और इसका हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तभी इसका क्या होगा टोटल मोमेंटम पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे इस वाई डैश के सापेक्ष जो मोमेंटम होगा उससे। तो ये कितना हो जाएगा, P यहाँ पे एंगल कितना है फाई है तो P साइन फाई, यहाँ पे जो मोमेंटम था ये P था और ये हो गया साइन फाई, तो P ये हो गया P साइन फाई। तो क्या बना 0 इक्वल टू P1 साइन थीटा माइनस P साइन फाई। अब यहाँ पे हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 साइन थीटा इक्वल टू P साइन फाई। ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। देखिए जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे, तो हो जाएगा P0 का स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2P0 P1 कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे जो फार्मूला लगा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। अब इधर जो होगा ये तो हो जाएगा P स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। और हम जो सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा P1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जो ये जो सेकेंड इक्वेशन था ये किसके सापेक्ष था, मोमेंटम ये वाई एक्सिस के सापेक्ष था, और ये वाला जो था ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष था। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो P1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू P स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी फाइंड। दोनों इक्वेशन को थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा P0 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस P1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2P0 P1 कॉस थीटा इक्वल टू P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा फाई प्लस P स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा P0 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2P0 P1 कॉस थीटा इक्वल टू P स्क्वायर। ये होगा हम लोग का फिफ्थ इक्वेशन। अब देखें आगे, तो यहाँ पे फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना हम लोग को देख सकते हैं। टोटल एनर्जी यहाँ पे देखिए, जो एनर्जी होगा कोलिजन के पहले का टोटल एनर्जी जो होगा वो होगा E0, और कोलिजन के बाद जो एनर्जी होगा वो होगा E1, और जो इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी जो होगा वो होगा K। मतलब कोलिजन के बाद जो एनर्जी होगी वो दो फॉर्म में होगी। पहला जो है E1
जो फोटोन के साथ होगी और दूसरा जो है k जो इलेक्ट्रॉन के साथ होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम लिख सकते हैं ई नॉट इक्वल टू, मतलब कोलिजन के पहले की टोटल एनर्जी इक्वल टू कोलिजन के बाद की टोटल एनर्जी E1 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अगर हम रीअरेंज करें तो यहाँ पे के नॉट माइनस E1 इक्वल टू हो जाएगा के, यहाँ पे के नॉट नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा ई नॉट, यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट माइनस E1 इक्वल टू के। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एनर्जी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इनटू मोमेंटम। मतलब अगर हम किसी फोटोन की एनर्जी देखें तो उसको हम लिख सकते हैं उस फोटोन का स्पीड ऑफ लाइट और उस फोटोन का मोमेंटम, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी नो डैट द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, मतलब एक फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो होता है p इक्वल टू एच अपन लेमडा। यहाँ पे हम लोग म्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा एच म्यू अपन लेमडा म्यू। एच म्यू होता है एच म्यू इक्वल टू होता है ई जो एनर्जी होती है, और लेमडा म्यू इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट जो होता है c। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम c को इधर भेज दें तो यहाँ पे p के पास चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू यहाँ पे c गया तो क्या हो गया स्पीड ऑफ लाइट इंटू p मोमेंटम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इंटू मोमेंटम। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि E इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू मोमेंटम। तो E की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट c इंटू मोमेंटम p। तो ये यहाँ पे लिख दिए हैं कि ई नॉट की जगह पे हम लिख दिए हैं स्पीड ऑफ लाइट c इंटू मोमेंटम p, माइनस E1 की जगह पे लिख दिए हैं स्पीड ऑफ लाइट c इंटू मोमेंटम p1 इक्वल टू k। अगर हम यहाँ से c को कॉमन करके और इस साइड भेज दें तो यहाँ पे हो जाएगा c को कॉमन करेंगे तो और इस साइड भेजेंगे तो k अपॉन c हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे हो गया p नॉट माइनस p1 इक्वल टू k अपॉन c। यहाँ से c को कॉमन किए और इधर दूसरे साइड भेज दिए। यहाँ पे ये इसको हम कर लेंगे 6 इक्वेशन। देखते हैं रिलेशन एमॉन्ग टोटल रिलेटिविटी एनर्जी मोमेंटम एंड रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी और मोमेंटम एंड रेस्ट मास का जो रिलेशन होता है वो होता है k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर इंटू सी का पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो k है वो काइनेटिक एनर्जी है, जो m है ये रेस्ट ऑफ मास है, मतलब रेस्ट के समय जो उसका मास था इलेक्ट्रॉन का, और c तो जानते ही हैं लाइट ऑफ स्पीड है, p मोमेंटम है, c लाइट ऑफ स्पीड है और m रेस्ट ऑफ मास। अब इसको अगर हम इरेंज करें तो क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ का स्क्वायर होल स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि ये एनर्जी इक्वल टू होता है, एनर्जी का स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है। तो यहाँ पे एनर्जी की जगह पे इसको हम लोग रखे हैं एनर्जी, क्योंकि मोमेंटम के पहले क्या थी एनर्जी, तो k प्लस एम नॉट इंटू सी का स्क्वायर, तो इसका होगा। अगर हम लोग इसको रीअरेंज करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं k का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, तो ये इतना हो जाएगा ओपन होगा तो, और ये इधर का ये होगा। अब इधर से इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखिए m नॉट स्क्वायर c पावर 4 और यहाँ भी m नॉट स्क्वायर c पावर 4, तो इससे इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो बचने वाला टर्म क्या होगा k स्क्वायर प्लस 2k m नॉट c स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। अब अगर आगे के देखें तो यहाँ पे c से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर अपन c स्क्वायर और यहाँ पे 2k m नॉट, यहाँ पे c क्या होगा कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू यहाँ भी c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे k स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में स्क्वायर मान सकते हैं और इसको मान लेंगे इक्वेशन 7। अब यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन 7 है
पुटिंग द रिक्वायर्ड वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 टू इक्वेशन 7, मतलब इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 टू इक्वेशन 7। जो इक्वेशन 5 था उसमें इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो के अपन सी का जो वैल्यू था, के अपन सी का जो वैल्यू था, ये इक्वेशन 6 में हमने निकाला था कि पी नॉट माइनस पी वन था, तो इसको हम लोग के अपन सी के जगह पे पुट कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2km नॉट है तो 2km नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर का जो वैल्यू इक्वेशन 5 में निकाले थे उसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इतना, ये हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्क्वायर है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग ओपन कर देंगे तो ये हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 का यहाँ पे 2 हो गया, जो k की वैल्यू ये हम लिख सकते हैं c पी नॉट माइनस पी वन और m नॉट का m नॉट हो गया, और ये बाकी सब वैसे ही। अब आगे देखें तो यहाँ से देख सकते हैं पी नॉट स्क्वायर और यहाँ भी पी नॉट स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पी वन स्क्वायर, यहाँ पे भी पी वन स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 और 2 दोनों में से कॉमन करके और यहाँ भी 2 को कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा क्या माइनस पी नॉट पी वन प्लस सी पी नॉट माइनस पी वन एम नॉट इक्वल टू माइनस पी नॉट पी वन कॉस थीटा, इतना बच जाएगा। अब हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे सी एम नॉट सी एम, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से सी एम नॉट यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे पी नॉट और माइनस पी वन, और इसको हम लोग इस साइड भेज देते हैं तो ये माइन निगेटिव है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो गया पी नॉट पी वन माइनस पी नॉट पी वन कॉस थीटा। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, यहाँ पे कॉस थीटा की जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अगर हम लोग यहाँ पे पी नॉट पी वन को कॉमन कर लें तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे पी नॉट पी वन को क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, ये हो गया। और आगे देखें तो यहाँ से सी एम नॉट जो है, यहाँ पे सी एम नॉट जो है इसको हम लोग इधर से भेज दें तो ये इधर आ गया नीचे डिवाइड में, और ये पी नॉट पी वन जो था इसको हम लोग इधर अगर भेज दें तो ये आ गया इसके डिवाइड में, तो इतना हो गया, इतना इक्वल टू इतना। अगर हम लोग इसको अलग अलग कर लें तो हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे होगा पी नॉट अपन पी नॉट पी वन, तो पी नॉट से पी वन नॉट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 अपन पी वन माइनस, ऐसे ही सेम इधर भी होगा तो इधर होगा 1 अपन पी नॉट, ये हो गया 1 अपन पी नॉट इक्वल टू 1 अपन एम नॉट इंटू सी और 1 माइनस कॉस थीटा। आगे देखें तो यहाँ पे P को हम लोग लिखते हैं h अपन लेमडा, तो यहाँ पे हम लोग 1 अपन P को लिख सकते हैं, 1 अपन P1 को लिख सकते हैं लेमडा डैश अपॉन h, ऐसे ही सेम इधर भी लिख देंगे माइनस, यहाँ पे P को लिख सकते हैं h अपन लेमडा तो P नॉट को लिखेंगे लेमडा अपन h इक्वल टू ये जो इधर था वही सेम रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं h नीचे दोनों है तो इसको अगर हम लोग इधर भेजें तो यहाँ पे मल्टीपल में हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में है तो ये इधर चला गया, यहाँ मल्टीपल में हो गया, और इधर का जो बचा ये इधर का हो गया। आगे देखिए यहाँ पे देखिए h डैश माइनस लेमडा डैश माइनस लेमडा, तो ये हो जाएगा डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा सी 1 माइनस कॉस थीटा, जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है लेमडा सी। यहाँ पे देख सकते हैं जो लेमडा सी होता है ये होता है इक्वल टू एच अपन एम नॉट इंटू सी, जिसकी वैल्यू होती है लेमडा सी की 0.0243 एंगस्ट्रॉम। लेमडा सी इज कॉल्ड क्वांटम वेवलेंथ, जो लेमडा सी है उसको हम लोग क्वांटम वेवलेंथ से के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वांटम
स्क्रीटिंग एक्सपेरिमेंट से जो डाटा मिलता है वो कुछ इस तरफ का ग्राफ बनता है। फॉर स्क्रीटिंग एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, तो एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे 0.709 एंगस्ट्रॉम मिलता है। तो अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। और भी बीएससी से रिलेटेड वीडियो का अपलोड पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ऑन करें।